दोस्तों, एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा होनी थी और उसका आखिरी बार जो पूछा जाता है तो जज साहब के सामने वो पेश किया जाता है और जज साहब उसे पूछते हैं कि तुम्हें आपकी जो आखिरी इच्छा है वो क्या है तुम्हारी। दोस्तों, जब जज साहब उसे आखिरी इच्छा के बारे में पूछते हैं तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों, आप सुनेंगे और आप सुनकर आपके पैरों तले कहीं ना कहीं जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बिहार की, और बिहार का एक क्षेत्र पड़ता है गोपाल सराय। दोस्तों, इस क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है संतोष। संतोष और उसका एक दोस्त होता है दोस्तों, उसका नाम होता है सौरभ। दोस्तों, संतोष और सौरभ दोनों बचपन के एक अच्छे मित्र थे और दोस्तों दोनों साथ साथ शुरू से पढ़ते हैं। अपनी 10th तक की पढ़ाई करने के बाद दोस्तों संतोष और सौरभ दोनों पढ़ने के लिए शहर चले जाते हैं। वहाँ से दोनों पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद संतोष की शादी एक पड़ोसी काम होता है, वहाँ से संतोष के पिता राज बहादुर सिंह वहाँ से उसकी शादी कर लेते हैं। दोस्तों, उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम रुचि होता है। रुचि से संतोष की शादी हो जाती है और दोस्तों संतोष और सौरभ की जो मित्रता थी वो काफ़ी गहरी थी। संतोष सौरभ के घर पर आता था और सौरभ संतोष के घर पर जाता था। शादी के बाद जो शादी से पहले मित्रता थी उसी प्रकार शादी के बाद भी उन दोनों की मित्रता रहती है। दोस्तों, जब दोनों की मित्रता शादी के बाद भी रहती है तो सौरभ जो होता है वो संतोष से कहता है कि क्यों ना अब तुम्हारी शादी भी हो गई है, आपको जो घर का खर्चा है वो भी चलाना पड़ेगा। कब तक आपके जो बुजुर्ग पिता हैं राज बहादुर, वो आपकी कब तक सारी जिम्मेदारी जो भी है आपको अब लेनी पड़ेगी, कब तक आपके घर का खर्चा चलाएंगे। संतोष से कहता है कि तेरे पिता तेरा खर्चा चलाएंगे या तेरी पत्नी का चलाएंगे। तो संतोष सौरभ की बात मान लेता है और वह एक कंपनी में जॉब करने के लिए दोनों घर से निकल आते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी में जॉब करते हैं वह कंपनी एक कपड़े की कंपनी होती है। उस कपड़े की कंपनी में दोस्तों संतोष सौरभ दोनों रूम लेकर सुबह 9 बजे जाते हैं, 5 बजे रूम पर वापस आ जाते हैं। उनका दिनचर्या इसी प्रकार होता है कि सुबह जाते हैं और शाम को वापस चले आते हैं। दोस्तों, वहाँ पर ही एक लड़की आती है कंपनी में जॉब करने के लिए। उस स्टाफ में जो सौरभ और संतोष के कहीं ना कहीं साइड में बैठती थी उसका नाम था शबनम। और दोस्तों, जो संतोष के साइड में शबनम बैठती थी, दोनों लोग लंच ले जाते थे। तो जो शबनम नाम की लड़की थी वह कभी उसका लंच शेयर कर देती थी, अब कभी संतोष का लंच खुद खा लेती थी। तो उनमें कहीं ना कहीं आपस में दोनों में एक गहरी मित्रता हो जाती है। दोस्तों, जब दोनों में मित्रता हो जाती है तो जो सौरभ नाम का उसका दोस्त था वो संतोष से एक दिन बोलता है, क्यों ना संतोष इस लड़की से मेरी से गर्लफ्रेंड बनवा दे और इससे मेरी मित्रता करवा दे। तो सौरभ से संतोष कहता है कि मैं एक शादीशुदा हूँ, मैं उस लड़की को अपनी बहन के नज़र से देखता हूँ और उसे मैं बहन मानता हूँ। दोस्तों, जब बहन मानने के लिए उससे कहता है कि ऐसा करना नाजायज़ है और मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता जिससे कहीं ना कहीं शबनम को प्रॉब्लम हो और शबनम के दिल को ठेस पहुँचे। हमारी मित्रता है क्योंकि वो मेरे पास में बैठती है, वो जो भी खाना लेकर आती है तो मुझसे भैया बोलकर मुझे खिला देती है, मेरा जो भी लंच आता है मैं उसे खिला देता हूँ। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सौरभ को संतोष की बात कहीं ना कहीं दिल में चुभ जाती है और सौरभ चाहता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे संतोष को फंसाया जाए। कहीं ना कहीं संतोष के प्रति उस सौरभ की घृणादायक स्थिति हो जाती है और संतोष के प्रति सौरभ घृणा करने लगता है। दोस्तों, सौरभ दिन पर दिन संतोष से कहीं ना कहीं दूरियां उसके दिल में बढ़ती जाती है। मुंह से तो बोलता है मगर दिल से उसकी जो दूरियां होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दूर होती जाती हैं। दोस्तों, संतोष का एक जन्मदिन होता है और संतोष अपने जन्मदिन पर उस शबनम से कहता है कि आपको मेरे कमरे पर आना होगा, वहाँ पर मेरी जन्मदिन पार्टी मनाई जाएगी। दोस्तों, जब संतोष से वो बोलती है लड़की कि हाँ मैं भैया आ जाऊंगी आपके रूम पर। तो दोस्तों, संतोष का रूम जो होता है कंपनी से लगभग 3 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ पर वह लड़की शाम को आ जाती है। दोस्तों, जब आ जाती है वह तो आकर जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर
जन्मदिन में संतोष के में यही 3 व्यक्ति होते हैं, संतोष, सौरभ और वह लड़की शबनम। तो दोस्तों उसके जन्मदिन के लिए संतोष से कहती है कि आप भैया बाजार से केक लेकर आओ, बाजार से और भी जन्मदिन का जो भी लेना चाहते हो पार्टी के लिए वो आप ला सकते हैं और मैं आपके लिए खाना तैयार कर दूंगी। दोस्तों जब संतोष से वो बोलती है तो संतोष उसकी बात को सुनकर चला जाता है और इधर जो सौरभ उसी रूम में रह जाता है। तो सौरभ शबनम से कहता है कि मैं आपको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए आप तैयार हैं? तो दोस्तों शबनम साफ साफ शब्दों में सौरभ से मना कर देती है कि मैं इस प्रकार की लड़की नहीं हूँ और न मैं सब ऐसा करना चाहती। तो दोस्तों जब शबनम इसका विरोध करती है तो दोस्तों शबनम से वो बार बार पूछता है मगर वो शबनम मना कर देती है। मना करने के बाद वह शबनम के साथ जबरदस्ती करता है क्योंकि उस रूम में सिर्फ शबनम और सौरभ ही था। संतोष जो था वो बाजार के लिए चला जाता है। दोस्तों उसका प्लान था कि वो शबनम के साथ बदतमीजी करता है, बदतमीजी करने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती करने के बाद सौरभ उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों सौरभ उसकी हत्या करने के बाद पुलिस के लिए कॉल कर देता है और पुलिस से साफ साफ शब्दों में कहता है कि इस अपनी कॉलोनी का नाम और मकान का नाम बता देता है कि इस रूम में एक लड़की की हत्या कर दी गई है और वह वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों मोबाइल रखकर वहीं उसी रूम में जब फरार हो जाता है, जब कुछ ही समय बाद वहां पर संतोष लौटकर आता है। दोस्तों जब उस रूम में संतोष घुसता है और जब शबनम को इस तरीका से देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वह वहीं गिर जाता है, मानो कि उसकी जो स्थिति होती है वो गैर होशी वाली स्थिति हो जाती है। पुलिस लोकेशन के जरिए उस जो रूम होता है वहां तक पहुंच जाती है और पुलिस आ जाती है। तो दोस्तों पुलिस उस लड़के को, संतोष को और उस लड़की शबनम की डेड बॉडी जो होती है उसे पैक करके ले जाती है, उसका पोस्टमार्टम कराकर उसके घर वालों को सौंप देती है। मगर संतोष जो होता है दोस्तों उसे पुलिस ले जाती है और जब उसकी कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसे फांसी की सजा, जिस जेल में भेजा जाता है उस जेल में दोस्तों जब उस फांसी की सजा बोली जाती है तो उस जेल का जो जेलर होता है उसे अपने पास बुलाता है और जेलर अपने पास बुलाने के बाद उसे पूछता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। जज साहब जो होते हैं वो फांसी की सजा सुना देते हैं और दोस्तों संतोष कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा जो है मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ यही है। दोस्तों जब जेलर ये सोचता है कि जो आखिरी इच्छा होती है व्यक्ति की वो कहीं ना कहीं अलग होती हैं, कोई व्यक्ति किसी की आखिरी इच्छा होती है मगर जो एक मैंने पहला ऐसा व्यक्ति देखा है जिसकी आखिरी इच्छा जो है वो अपनी पत्नी से मिलना है। दोस्तों जब यह सुनता है जेलर तो जेलर सुनने के बाद कहीं ना कहीं मायूस होता है और संतोष की जो इच्छा होती है उसे पूरी करने के लिए जेलर पुलिस के कुछ लोग होते हैं और पुलिस की टीम को आदेश दे देता है कि इसके रूम में, जिस रूम में वो मिलना चाहता था उस रूम में कैमरे लगाए जाएं और लगाने के बाद कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर, कहीं संतोष को उसके बारे में, कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर के बारे में कहीं से भी भनक न लग जाए। दोस्तों जब ये बात जेलर साहब सुनते हैं और जो वॉइस रिकॉर्डर का सीधा लिंक था जेलर साहब की ऑफिस की तरफ था, जेलर साहब अपनी ऑफिस से वॉइस रिकॉर्डर और कैमरे का लिंक मंगा लेते हैं, देखते रहते हैं। दोस्तों दूसरे दिन उसकी जो पत्नी होती है रुचि, उसके पास पुलिस जाती है और पुलिस लेकर उसे आती है। आने के बाद जैसे ही जिस रूम की तरफ रुचि घुसती है तो उसकी आंसू तो पहले से ही चलने लगते हैं और संतोष के रूम में चली जाती है। दोस्तों शाम का समय हो जाता है और संतोष और रुचि आपस में बातें करने लगते हैं और जेलर साहब अपनी ऑफिस में बैठकर सभी बातें उनकी धीमे धीमे सुनते रहते हैं। रुचि बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो संतोष रुचि से कहता है, उसकी जो रोने की स्थिति थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, रो रो कर अपने जो सारी सच्चाई होती है उस दिन की वो अपनी पत्नी को बताने लगता है कि वह लड़की, मैं उसे अपनी बहन मानता था, वो मेरे पास में बैठती थी और उसे जो मेरा साथी था सौरभ, उसने उसकी हत्या कर दी, उसे वह गलत नज़र से देखता था। मेरा उसके प्रति ऐसा कोई व्यवहार नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा उसके साथ उस सौरभ भी करे, क्योंकि उसका जो नज़रिया था तो मेरे प्रति काफ़ी अच्छा था, वो मेरे से भाई बोलती थी। दोस्तों जब यह बात अपनी पत्नी से संतोष बोलता है तो संतोष की पत्नी विश्वास नहीं करती है
और दोबारा जब साफ साफ बताता है रो रो कर तो विश्वास कर लेती है। और विश्वास करने के बाद वो बताता है कि मैं बाजार के लिए सामान लेने के लिए गया था, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, और मैं जब तक बाजार से सामान लेकर लौटा तब तक उसकी हत्या हो जाती है। और उसी नंबर से कॉल करके सौरभ बोलकर उसी दिन से फरार हो जाता है। दोस्तों, जब जेलर ये सारी बातें सुनता रहता है, उन पूरी रात दोनों पत्नी के बीच में जो वार्तालाप होता है, विलाप होता है दोनों का कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे निर्दोष सजा सुनाई गई है, मैं सिर्फ मौके पर पहुंच गया था, और मौके पर मैं सामान लेके जैसे ही पहुंचा जैसे ही पुलिस मुझे पकड़कर ले आती है। दोस्तों, यह जब जेलर साहब सुनते हैं तो जेलर साहब जो तीसरा व्यक्ति सौरभ होता है उसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों को उसके खिलाफ कंप्लेंट कराकर टीम गठित की जाती है, और दोस्तों गौरव को पकड़कर ले आते हैं। दोस्तों, जब गौरव को पकड़कर लेकर आते हैं तो गौरव से पूछताछ की जाती है, और गौरव से जब पूछताछ की जाती है तो गौरव उसमें जो संतोष होता है वो बेकसूर होता है और गौरव दोषी पाया जाता है। तो जेलर साहब जो होते हैं संतोष और संतोष की पत्नी को बुलाकर, दोस्तों कहीं ना कहीं बेकसूर लोग थे इसलिए उन्हें छुड़ाने का काम करते हैं। उसका जो कोर्ट में दूसरे दिन अर्जी डाली जाती है और कहा जाता है कि ये तो बेकसूर है, जो दोषी था वो सौरभ था। और दोस्तों, सौरभ को कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो जो जज साहब होते हैं वो सौरभ को सजा सुना देते हैं और संतोष को बेकसूर और निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। संतोष की पत्नी के चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी से चमक उठती है, और उसके परिवार में जो लहर होती है दोस्तों वो एक तरीका से खुशी की लहर दौड़ जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि हमेशा सत्यता की जीत होती है, और दोस्तों असत्य पर हमेशा सत्य की जय होती है। हमेशा जो भी काम करें वो सत्यता के साथ करें। दोस्तों, कोई गलत काम तो किसी न किसी दिन गलत काम में जो व्यक्ति दोषी होता है वो साबित अपने आप हो जाता है। इसलिए मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। क्योंकि दोस्तों आज जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें कलयुगी भी दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे दोस्त हैं कि दोस्त दोस्त का ही कत्ल करा देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।